हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 8 सितंबर 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को। रसिया हिट्स कीव इन लार्जेस्ट एयर अटैक, की बिल्डिंग हिट, 4 killed 44 wounded as 810 drones and decoys deployed to attack in Ukraine capital. As many as 747 drones were successfully intercepted and 4 missiles were shot down by Ukraine air defense system. The building that came under attack housed Ukraine's cabinet. जिस बिल्डिंग पे अटैक हुआ है ये यूक्रेन का कैबिनेट है। ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के पास पीडीएफ है तो अपने न्यूज़पेपर में इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। अगर पीडीएफ नहीं है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके पीडीएफ का एक्सेस ले सकते हैं। और अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में भी इसको मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि यूक्रेन के ऊपर रसिया का अब तक का सबसे लार्जेस्ट एयर अटैक किया गया है इन यूक्रेन कैपिटल, जिसमें 4 लोगों की जानें गई हैं और 44 लोग बुरी तरीके से घायल हैं। और ये अटैक 800 से ज़्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल करके किया गया है। यूक्रेन के तरफ से स्टेटमेंट रिलीज हुआ है। 747 ड्रोन्स को यहाँ पे सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया गया, 4 मिसाइल्स को यहाँ पे शॉट डाउन किया गया है यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। और ये जो एक्शन यहाँ पे रसिया ने लिया है, इसका रिएक्शन हमें यूएस के तरफ से देखने को मिला है। ये आप देख सकते हैं, रेडी फॉर फेज 2 ऑफ सैंक्शन ऑन रशिया सेज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो इस न्यूज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड पेज में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है जो कि बहुत समय से चलता आ रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। मैंने इसको पढ़ा रखा है शॉर्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने मेरा शॉर्ट वीडियो देखा होगा तो वहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या है। ओके, अभी रिसेंटली इंडिया और थाईलैंड के बीच में एक एक्सरसाइज हुआ है। उस एक्सरसाइज का नाम बताना है और वो एक्सरसाइज कहाँ पे हो रहा है वो आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्योंकि ये अक्सर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसका आंसर नहीं दे पाते हैं। ओके, तो होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस एक्सरसाइज का नाम बताना है, एक्सरसाइज का नाम, दूसरा लोकेशन कहाँ पे हो रहा है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। जापान पीएम रिजाइंस आफ्टर पार्टी लूज इन जुलाई पोल्स। ओके, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं सेरुगी इशिबा, इन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया है संडे के दिन। और इन्होंने कहा है कि ही वॉज स्टेपिंग डाउन एज प्राइम मिनिस्टर एंड एज द हेड ऑफ हिज कंजर्वेटिव लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये भी न्यूज़ आप सभी को याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मूव करते हैं डायरेक्ट एडिटोरियल सेक्शन पे। पहला एडिटोरियल को इजीली स्किप कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द सेकंड एडिटोरियल, अ कॉम्प्लेक्स टर्न इन इंडियाज एफडीआई स्टोरी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, क्योंकि इंडिया का यहाँ पे जो एफडीआई का इनफ्लोज और आउटफ्लोज है ये आपको यहाँ पे समझने को मिलेगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई हैज रिमेन्ड अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर इन इंडियाज इकोनॉमिक लैंडस्केप सिंस द फर्स्ट वेव ऑफ इन्वेस्टमेंट बिगन इन द वेक ऑफ 1991 रिफॉर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका हमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट कब देखने को मिला था, 1991 में हमें देखने को मिला था। इट वॉज स्टार्टेड इन 1991। ठीक है, तो द स्टोरी बिगिंस फ्रॉम 1991। नाउ FDI has played a crucial part in modernization of India's industrial base, leading to technology innovation and linking the countries more deeply with global markets। ठीक है, तो FDI ने एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में
मार्केट को ग्लोबल मार्केट से लिंक करने में इसका बहुत ही बड़ा हाथ है। ई कॉमर्स एंड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेक्टर आर द टू एरियाज दैट शो अ मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ एफडीआई चेंजिंग दीज सेक्टर प्रोफाउंडली। ठीक है, तो यहाँ पे इन सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा इसके थ्रू बेनिफिट हुआ है। हावेवर रीसेंट ट्रेंड सजेस्ट अ कॉम्प्लेक्स टर्न एज इन्वेस्टमेंट गो डाउन हिल्स। ठीक है, तो देखिए अभी रीसेंट जो ट्रेंड है ये क्या दिखा रहा है, एक कॉम्प्लेक्स टर्न को दिखा रहा है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है एफडीआई का इसमें हमें डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है। While India is still able to attract foreign capital, the central part of these investment has been aimed at short-term profit gain rather than long-term industrial developments। ठीक है, तो जो अभी FDI इन्फ्लोज हमें देखने को मिल रहा है, जो FDI में इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल रहा है, इसमें आगे आने वाले टाइम में बेनिफिट्स तो नहीं है, क्योंकि ये क्या है, शॉर्ट टर्म्स प्रॉफिट है। ठीक है, बेनिफिट जब होते हैं, बेनिफिट बहुत ज़्यादा अमाउंट में तब होते हैं जब ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स होते हैं। ठीक है, जब ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स होते हैं। ठीक है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जा रहा है ये शॉर्ट टर्म बेस पे किया जा रहा है, जिससे क्या होगा, इंडिया को आने वाले टाइम में इतना बेनिफिट नहीं होगा। एट द सेम टाइम इंडियन फर्म्स आर इन्वेस्टिंग हेविली अब्रॉड। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे न्यूज़पेपर में आप देखिएगा कि ये वाला जो पार्ट है ना, इसको मैंने अच्छे से हाईलाइट कर रखा है, क्योंकि ये जो पैराग्राफ है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये पता चलेगा कि जो एफडीआई का इनफ्लो है इंडिया में, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे उसका जो इनफ्लो है ये गिरा तो है, लेकिन जो आउटफ्लो है, ठीक है, आउटफ्लो ये बढ़ा है। मतलब कि इंडियन फर्म्स जो हैं ये बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है क्लियर कट, द डिक्लाइनिंग एफडीआई नेट इनफ्लो सजेस्ट दैट द कैपिटल इज नॉट स्टेइंग लॉन्ग इनफ टू कंट्रीब्यूट मीनिंगफुल टू द कंट्रीज इकोनॉमिक लैंडस्केप। A lack of sustained investment in manufacturing, infrastructure, innovation hampers India's growth trajectory। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन सेक्टर्स में यहाँ पे इन्वेस्ट ना करने की वजह से या फिर कम इन्वेस्टमेंट करने की वजह से इंडिया का जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है यह हैम्पर हो सकता है। द सर्ज इन आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन फर्म्स इज अनदर कॉज ऑफ कंसर्न। ये जो पॉइंट है ना ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया में इनफ्लोज तो कम होता रहा है, ठीक है, अभी देखेंगे आप इनफ्लोज बहुत ही कम हो गया है, लेकिन आउटफ्लोज जो है ये बढ़ता जा रहा है। दैट्स अ मेजर पार्ट ऑफ कंसर्न। ये आर्टिकल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा। ओके, और इसमें आपको ये पता चलेगा कि आउटफ्लोज जो है ये कैसे यहाँ पे 2011-12 के कंपैरिजन में 2024-25 में बढ़ा है। ठीक है, इंडियन फर्म्स ने कैसे यहाँ पे बाहरी देशों में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। FDI outflow have grown from $13 billion in financial year 2011-12 to $29.2 billion in financial year 2024-25। ठीक है, तो ये आप लोग डाटा लिख सकते हैं, आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। Many firms blame regulatory insufficiencies, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क्स फॉर लुकिंग बियॉन्ड इंडियाज बॉर्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे फर्म्स जो हैं, बहुत सारे कंपनीज ऐसा ब्लेम करते हैं कि इंडिया में रेगुलेटरी इनसफिशियंस है। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप हमें देखने को मिलता है, अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क है जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, बाहरी देशों में निवेश कर रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडिया का जो यहाँ पे खुद का एफडीआई है वो यहाँ पे धीरे धीरे कम होता जा रहा है। रीसेंट नंबर में सीम इनकरेजिंग। ग्रॉस एफडीआई इनफ्लोज रिच $81 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। ओके, तो प्रीवियस ईयर से हमें 13.7% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है एफडीआई इनफ्लोज में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा। बिटवीन 2011 एंड 2021 एफडीआई क्लाइम्ड फ्रॉम $46.6 बिलियन टू $84.8 बिलियन। ठीक है, तो 2011 से अगर आप 2021 तक का सफर देखें तो इसमें एफडीआई क्या हुआ है, ये बढ़ा है। $46.6 बिलियन था, इट हैज बीन इंक्रीज टू $84.8 बिलियन। बट पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें, 1-2 सालों में एफडीआई का जो इन्फ्लोज है इसमें हमें गिरावट देखने को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मे बी हो सकता है ड्यू टू ये कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हमें देखने को मिले, बट इसमें हमें इन्फ्लो में गिरावट देखने को मिला है। तो आर्टिकल को यहाँ पे लाने का मेन मकसद क्या था, हमें मेन मकसद क्लियर होना चाहिए। मेन मकसद क्या था कि इंडिया कैसे एफडीआई की जो स्टोरी है उसको एक अच्छे मोड पे लेके आए, ताकि यहाँ पे इन्फ्लोज तो हो ही, ठीक है, ताकि यहाँ पे इन्फ्लोज तो हो ही बट आउटफ्लोज हो बट कम हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि इन्फ्लोज कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारे इंडियन फर्म्स बाहर जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एक तरफ से पैसा आ रहा है और दूसरी तरफ से निकल जा रहा है, वही वाली कहानी यहाँ पे
हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए ऑथर ने यहाँ पे बताया है, इफ इंडिया सीक टू लीड एज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब इट मस्ट लुक बियॉन्ड द हेडलाइन एफडीआई फिगर एंड फोकस ऑन क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट ऑफ कैपिटल इनफ्लोज। ठीक है, तो हमें किसके तरफ मूव करना होगा, हमारा जो मेन फोकस होगा वो किसके तरफ होगा, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट की तरफ मूव करना होगा। ऑथर ने यहाँ पे इसमें क्लियर कट बताया है। होप आप सभी को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। यहां पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द ओपिनियन पेज। नीचे की तरफ आइएगा तो एक यहां पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है विच इज रिलेटेड टू बिहार एसआईआर, नो एविडेंस ऑन डिसप्रोपोर्शनेट मुस्लिम डिलीशंस। ठीक है, तो मुस्लिम डिलीशन को लेके कोई भी एविडेंस यहां पे हमें देखने को नहीं मिले हैं। ओके, इस आर्टिकल को हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करेंगे चार्ट 1, चार्ट 2, चार्ट 3 और मैप 4 के हिसाब से, क्योंकि अगर आप इसको पढ़िएगा तो इसका पूरा निचोड़ जो है वो आपको यहां पे मिल जाएगा। चार्ट 1 में आपको क्या देखने को मिलेगा, इट शोज द शेयर ऑफ मुस्लिम्स अमंग इलेक्टर डिलीशन एंड अमंग पॉपुलेशन, हाउ मच पॉपुलेशन इज मुस्लिम इन अमंग डिलीटेड। ठीक है, एसआईआर। ठीक है, बिहार के एसआईआर में, ठीक है, बिहार के एसआईआर में परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स अमंग डिलीटेड कितना, 18.4। क्लियर हो गया, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। दूसरा, परसेंटेज ऑफ मुस्लिम अमंग द पॉपुलेशन। ठीक है, बिहार में जितना भी पॉपुलेशन है उसका कितना परसेंट मुस्लिम है, 17.7%। ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। होप आप लोगों को चार्ट 1 क्लियर हो गया होगा। अगर चार्ट 1 क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे पता चल जाएगा। कमेंट सेक्शन में थंबनेल्स भेजें, ठीक है, लाइक भेजें ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि हाँ चार्ट 1 क्लियर हो गया है। चार्ट 2 में क्या है, इट शोज द रीजन वाइज शेयर ऑफ डिलीशन अमंग मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रीजन वाइज डिलीशन हमें देखने को मिलेगा मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स में। ठीक है, परमानेंटली शिफ्टेड कितना है, डेड कितने हुए, अनट्रैकेबल कितने हैं और डुप्लीकेट रिकॉर्ड कितने पाए गए हैं। तो जो रेड वाले हैं ये मुस्लिम्स के आंकड़े हैं और जो ब्लू वाला है ये नॉन मुस्लिम्स के आंकड़े हैं। ठीक है, परमानेंटली शिफ्टेड में आप देख सकते हैं मुस्लिम्स कितने हैं, 44.2, नॉन मुस्लिम्स कितने हैं, 43.8, डेड में 24.2, 30.1 रिस्पेक्टिवली, अनट्रैकेबल में 19.4, 14.6 रिस्पेक्टिवली, डुप्लीकेट रिकॉर्ड में 12.2, 11.5 रिस्पेक्टिवली। ओके, होप आप लोगों को चार्ट 2 भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं चार्ट 3 पे। इट शोज द जेंडर वाइज शेयर ऑफ डिलीशन अमंग मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स। ठीक है, तो यहाँ पे मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स में जेंडर वाइज हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। फीमेल्स में कितना डिलीशन हमें देखने को मिला है और मेल्स में कितना डिलीशन हमें देखने को मिला है। फीमेल्स में आप देखेंगे कि जो मुस्लिम में है वो कितने हैं, 56.4%, और नॉन मुस्लिम में कितना डिलीशन हमें देखने को मिला है, फीमेल्स में 55.4%। मेल्स में आप देखें 43.5% एंड 44.6% रिस्पेक्टिवली। होप आपको चार्ट 3 भी क्लियर हो गया होगा। मैप 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस जगह में, ठीक है, ये पूरा बिहार का रीजन है। ठीक है, ये पूरा बिहार का रीजन है। तो इसमें आपको पता चलेगा कि किस रीजन में परसेंटेज ऑफ मुस्लिम जो है विच इज इलेक्टेड डिलीटेड अक्रॉस द बिहार असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, तो किस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यहाँ पे उनको डिलीट किया गया है। तो आप देखेंगे कि जो ईस्टर्न वाला एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, बिहार का ईस्ट साइड वाला एरिया, यहाँ पे जो डिलीशन रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है, 55% से ज़्यादा है यहाँ पे डिलीशन रेट अमंग मुस्लिम। ठीक है, तो ये रीजन हाईली अफेक्टेड है, बाकी ये जो रीजन है ये इतना इफेक्टेड नहीं है। होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। ये आर्टिकल होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बिहार एसआईआर को लेके मैंने कंप्लीटली सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर रखी हैं। कोई भी यहाँ पे दिक्कत होता है, कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके कमेंट अपने कर सकते हैं या फिर कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में, इंडिया चाइना द इनएबिलिटी टू डिफाइन अ बॉर्डर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और ये जो डिस्प्यूट है ये कभी ना ख़त्म होने वाला डिस्प्यूट है। आज के डेट में इंडिया और चाइना को लेके बहुत ज़्यादा आर्टिकल आ रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहाँ पे हैं, चाइना में है। फॉर व्हाट, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट के लिए। और इंडिया और चाइना का अगर आप हिस्ट्री देखें, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इंडिया को यहाँ पे डिसीव ही मिला है चाइना की तरफ से, चाहे वो 1962 में आप बात करें, चाहे वो यहाँ पे गलवान वैली की इंसिडेंट की मैं बात करूँ, चाहे कोई भी और अदर कॉन्फ्लिक्ट की बात करूँ जिसमें पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंडिया और चाइना का जो हिस्ट्री है इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अभी यहाँ पे सुधारने की बात चल रही है क्योंकि यूएस की तरफ से टैरिफ लगे हैं, तो इंडिया अल्टरनेटिव तो ढूंढेगा भाई। ठीक है, तो इंडिया इज मूविंग अहेड टू
इंडिया इज मूविंग अहेड टू इम्प्रूव रिलेशंस विद द अदर कंट्रीज। ओके, नाउ ये जो आर्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्रीज के बारे में डिस्कशन किया गया है। ओके, तो मैंने आप सभी को बता दिया कि कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है चाइना के साथ। राजीव गांधी दिसंबर 1988 विजिट टू बीजिंग वाज द बिगनिंग ऑफ अ शॉर्ट पॉज इन इंडिया चाइना बॉर्डर रिलेशंस ड्यूरिंग द पॉलिटिकल टर्मोइल इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1988 में जो राजीव गांधी जी का दिसंबर का विजिट था, इट वाज द बिगनिंग ऑफ शॉर्ट पॉज इन इंडिया चाइना बॉर्डर रिलेशंस विद द डिफीट ऑफ राजीव गांधी इन 1989 इलेक्शन and the short lives of VP Singh and Chandrasekhar government that lasted till the early 1991, the government had its hand full. Following 1991 election and the assassination of Rajiv Gandhi, minority government headed by PV Narasimha Rao took office, but with its first priority being to deal with deep economic crisis confronting India। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1991 के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जब उस टाइम पे राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे PV नरसिम्हा राव जी ने यहाँ पे सरकार बनाया और उन्होंने यहाँ पे ऑफिस चार्ज में लिया। जब उन्होंने चार्ज में लिया तो उनका मेन प्रायोरिटी क्या था कि जो इंडिया यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस कन्फ्रंट कर रहा है, जो फेस कर रहा है, उसको सबसे पहले रिजॉल्व करना है, वो उनका पहला प्रायोरिटी था। ओके, ये सेकंड प्रायोरिटी था कि चाइना के साथ रिलेशन कैसे होंगे, अदर रिलेशंस कैसे होंगे, बल्कि हमें सबसे पहला हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व करना था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे हम क्या थे, हम वॉर से आ रहे थे। ठीक है, हम यहाँ पे कोल्ड वॉर से आ रहे थे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमने बांग्लादेश में भी बहुत ज़्यादा उनको मदद कर दिया था। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी वो क्या थी, वो सही नहीं थी। देयरफॉर इट वाज ओनली इन 1992 दैट द गवर्नमेंट वाज एबल टू रीफोकस ऑन चाइना। ठीक है, 1992 का ही वही साल है जिसमें गवर्नमेंट ने फोकस किया किसकी तरफ, चाइना के ऊपर। ओके, और यहाँ पे बातचीत करना स्टार्ट किया ताकि यहाँ पे रीजन में पीस एंड स्टेबिलिटी बना रहे। ओके, उसके बाद आप देखेंगे बहुत सारे राउंड ऑफ टॉक्स हुए ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स के द्वारा ऑन बॉर्डर इशूज़। ओके, 1988 से लेकर 1993 के बीच में ये लगभग 6 राउंड ऑफ टॉक्स हमें देखने को मिले हैं ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स के बीच में, जिसमें यहाँ पे बॉर्डर्स को लेके बातचीत हुई है कि कैसे यहाँ पे बॉर्डर्स में हालात होने चाहिए। द टू साइड गॉट मिलिट्री इनटू अ डायलॉग process, and at fourth meeting February 1992 there was an agreement for military commanders to meet at Bumla in the eastern sector and Chusla and Moldo in a meeting point at the western sectors। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे एग्री किया कि दोनों साइड के जो मिलिट्रीज है वो इन सेक्टर्स पे आके यहाँ पे मिलेंगे। मोर ओवर बॉर्डर ट्रेड रिज्यूम्स इन जुलाई 1992। ठीक है, आफ्टर अ गैप ऑफ 30 साल के बाद आप देखेंगे कि दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो बॉर्डर ट्रेड्स हैं वो वापस से स्टार्ट हुए। जो कॉन्सुलेट्स थे दोनों ही देशों में, जो ऑफिस थे उनको यहाँ पे खोले गए, मुंबई में भी और संघाई में भी इन 1992 दिसंबर 1992 में ये यहाँ पे किए गए। एंड इन जून 1993 द टू साइड एग्री टू ओपन एडिशनल बॉर्डर ट्रेडिंग पोस्ट। ठीक है, तो दोनों ही साइड ने 1993 में एग्री किया कि और एडिशनल्स यहाँ पे बॉर्डर पोस्ट होने चाहिए ताकि हम वहाँ से ट्रेड कर सके। ड्यूरिंग शरद पवार जुलाई 1992 विजिट टू बीजिंग, द फर्स्ट एवर बाय एनी इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर, द टू डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट एग्रीड टू एक्सचेंज एकेडमिक, मिलिट्री, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 1992 में शरद पवार जी का विजिट होता है जुलाई में बीजिंग को। पहला इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर जो कि विजिट करते हैं चाइना में। ओके, और इन्होंने यहाँ पे क्या बातचीत करके यहाँ पे स्टैब्लिश किया कि वी विल गोइंग टू एक्सचेंज आर थॉट्स, आर एकेडमिक, आर मिलिट्री एंड साइंटिफिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स टुगेदर। ठीक है, तो हम एक साथ आगे बढ़ेंगे इन सारे फील्ड में। ओके, उसके बाद भी आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे क्या हुए, यहाँ पे मीटिंग्स हुए। ओके, और इन मीटिंग्स में कुछ डिसीजंस लिए गए ताकि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो स्टेबल रहे। इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे स्टेबिलिटी और ट्रांसक्विलिटी बना रहे। ओके, जिसके थ्रू यहाँ पे BPTA एग्रीमेंट साइन किया गया कब, 1993 में। ओके, इट वॉज साइन ड्यूरिंग 6th मीटिंग ऑफ JWB। ठीक है, तो JWG का जो 6th मीटिंग है उसमें यहाँ पे इन दोनों ही देशों ने यहाँ पे BPTA बॉर्डर पीस एंड ट्रांसक्विलिटी एग्रीमेंट साइन किया। और यहाँ पे साइन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे रीजन में उस टाइम पे स्टेबिलिटी वगैरह थी। ठीक है, उस टाइम पे उतना नहीं लेकिन स्टेबिलिटी उस टाइम पे थी। ठीक है, तो इस एग्रीमेंट को 1993 में साइन किया गया, इसको लिख लीजिएगा। ओके, द BPTA वॉज अ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मूवमेंट इन साइनो इंडिया रिलेशन सिंस 1979। ठीक है, तो इट वॉज अ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, साइनो इंडिया रिलेशन के लिए एक ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस था। उसके बाद आप देखेंगे कि रीजन में ये यहाँ पे हमें
पीस एंड ट्रांसक्विलिटी कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक हमें देखने को मिला, बट वापस से जब 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ, ठीक है, पाकिस्तान ने जब अटैक किया तो चाइना ने वापस से पाकिस्तान का सपोर्ट किया, ओके, और हमें टोटली यहाँ पे इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है और यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। LAC को लेके यहाँ पे चाइना बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है, यहाँ पे कहता है कि आप LAC और लद्दाख को हमें दे दीजिए और हम आपको जो बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश वो एरिया हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट भी हमें देखने को मिलता है, ओके। दोनों ही साइड ने एग्रीमेंट के थ्रू यहाँ पे डिसाइड किया था कि वो रिड्यूस करेंगे और लिमिट करेंगे अपने मिलिट्री फोर्सेस को, पैरामिलिट्रीज को, एज वेल एज आर्मामेंट्स, कॉम्बैक्ट टैंक्स, कॉम्बैक्ट व्हीकल्स, हॉटजर आर्टिलरीज एंड मोटार ऑफ 120 mm एंड मोर, सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे बॉर्डर एरियाज में क्या करेंगे, लिमिट करेंगे। इफ दे आर यूजिंग अगेंस्ट, ठीक है, अगर वो यूज कर रहे हैं तो वो अगेंस्ट अदर कंट्रीज होने चाहिए, मतलब कि वो इन डायरेक्शन ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए, इन डायरेक्शन ऑफ टुवर्ड्स द अपने नेशन के डायरेक्शन में वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे बताया गया है कि अगर वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो अपने डायरेक्शन में, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, इफ़ दे वर यूजिंग द डायरेक्शन ऑफ द एक्सरसाइज वुड बी अवे फ्रॉम द अदर साइड्स, ठीक है। तो अदर साइड से अपने साइड पे होना चाहिए वो, ठीक है। मतलब कि अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जो मोटार फायर करते हैं वो इंडिया की तरफ उसका डायरेक्शन नहीं होगा, द डायरेक्शन विल बी फ्रॉम ऑन चाइना। होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ओके। और बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ, गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से इंडिया और चाइना के रिलेशन और भी ज़्यादा खराब हो गए। बस इसके अंदर और कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है नहीं, जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं, ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। 12th पेज में आएंगे तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 5 ड्रोन ड्यूरिंग आइडल इमर्सन इवेंट अक्रॉस महाराष्ट्र, ठीक है। गणपति विसर्जन करते वक्त 5 लोगों की यहाँ पे डूब के डेथ हो गई है, ओके। एक लोग इलेक्ट्रोकल्चर का शिकार है, ओके। तो एक डिवोटी क्या है, इलेक्ट्रोकल्ट हो गया और 5 इंजरीज हो गए, लगभग 13 लोग इसमें मिसिंग हैं, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ है फ्रॉम द साइड ऑफ महाराष्ट्र। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, अनुपर्णा रॉय विंस बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट वेंसे फेस्टिवल। इसको लिख लीजिएगा, कहीं से भी मैं आप सभी को बता दूं, कहीं से भी यहाँ पे पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, ठीक है, कि किसने यहाँ पे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है वेंसे फेस्टिवल में, तो अनुपर्णा राव, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। अनुपर्णा राव ने किस फेस्टिवल में यहाँ पे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है, तो वेंसे फेस्टिवल, ठीक है। अनुपर्णा राव जो कि वेंसे फेस्टिवल में गए थे, उन्होंने किसका अवार्ड जीता, तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। ये 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट में मैंने 3 क्वेश्चन बना दिया, तो वो एग्जामिनर्स हैं, ओके, वो सालों साल यही कर रहे हैं, घुमा के कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ओके। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन भी मैं आप सबसे पूछ सकता हूँ कि कौनसवें एडिशन में इनको यहाँ पे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा यहाँ पे दिख रहा होगा 82nd एडिशन, ठीक है। इट वाज 82nd एडिशन ऑफ द वेंसे फेल फेस्टिवल, वेंसे इटली में जो कि हो रहा था, और वहाँ पे इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ओके। होप आप सभी को यहाँ पे क्वेश्चन का सीक्वेंस समझ में आ रहा होगा कि कैसे एग्जाम्स में घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट से। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। इजराइल वॉन रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टीनियन स्टेट को ट्रिगर यूनिलैटरल एक्शंस, ठीक है। तो जो स्टेट यहाँ पे पैलेस्टीनियन को एज ए स्टेट के तौर पे रिकॉग्नाइज करेंगे, उनका यूनिलैटरल एक्शन फेस करना पड़ेगा, किसका, इसराइल का। ऐसा इसराइल ने वॉर्न करके बताया है। होप आप सबको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। ट्रंप रेडी फॉर सेकेंड फेज ऑफ सैंक्शन ऑन रशिया। देखिए, रशिया और ट्रंप दोनों ही लीडर्स के जो हेड हैं, इनके बीच में बातचीत हुई है, ओके। डोनाल्ड ट्रंप किससे मिले, पुतिन से मिले हैं और बातचीत हुई है, उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। इसलिए यहाँ पे ट्रंप जी ने क्या किया कि यहाँ पे कहा है कि वी आर रेडी फॉर द सेकेंड फेज ऑफ सैंक्शन इफ रशिया विल नॉट एग्री फॉर द पीस विथ यूक्रेन, ओके। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे संडे को ये स्टेटमेंट देके कहा है। होप आप सबको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस, और इस वीडियो में कुछ भी नहीं है। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।